दोस्तों सीए फाइनल के लेवल पर जब भी हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो उसमें लेंदी सब्जेक्ट्स की लिस्ट में सबसे पहले आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नाम। सर इसके अंदर जो इंडेक्स हैं वो इतने टेक्निकल हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं और इतने लेंदी हैं कि वो हमारी प्रिपरेशन को सर चलाता ही रहता है। इसी टेंशन को और इसी दुविधा को खत्म करने के लिए हम लेकर आए हैं सेक्शन वाइज वेटेज और किन इंडेक्स को आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये हम बात करेंगे। तो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम अपनी बात को फटाफट से शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हमारे 100 मार्क्स का पेपर है, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए फटाफट से हम देखते हैं अपना सेक्शन नंबर 1 और इसकी वेटेज कितनी है दोस्तों, 10 से 15%। फिर हम देखते हैं सर सेक्शन नंबर 2 हमारा है ये वाला, जिसकी वेटेज दी है 5 से 10%। इसके बाद सेक्शन नंबर 3 15 से 25%, सेक्शन नंबर 4 15 से 20% और सेक्शन नंबर 5 हमें दिया हुआ है 10 से 15%। इसके बाद ग्रुप अकाउंटिंग का एक सेक्शन है जिसमें 10 से 20% दिया हुआ है और इसी के साथ साथ हमें सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8 जिसमें 5 से 10% की वेटेज यहाँ पे दी हुई है। आइए फटाफट से हम लोग चलें और एक एक सेक्शन में क्या क्या कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एक बार उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सर सेक्शन नंबर 1 में हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो हमें बनानी होगी एज पर इंड AS, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हमारे पास स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, डिवीजन 2 दैट इज शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 है। इसके बाद कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर इंड AS, ठीक है ना। तो ये हमारा जो मेन बेस होता है इंड AS का, उसके ऊपर बात की जा रही है। और उसके बाद हम इंड AS की एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे फॉर जर्नल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सर हम ऑडिट ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे या पढ़ने वाले होंगे, हमें यहाँ पे पता चलेगा कि जर्नल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और जर्नल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन से इंड AS हैं। तो मैंने कहा सर सबसे पहले इंड AS प्रेजेंटेशन ऑफ आइटम्स, तो हम यहाँ पर बैलेंस शीट का प्रिपरेशन फॉर्मेट क्या होने वाला है, P&L अकाउंट का क्या फॉर्मेट होने वाला है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का क्या फॉर्मेट होने वाला है, इन सब के बारे में देखेंगे। फिर इंड AS 1 है, इंड AS 34 है, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो साल के बीच में इशू की जाती हैं बाय द लिस्टेड कंपनीज। और यहाँ पर एक और स्टैंडर्ड आएगा इंड AS 7। सर ये है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हम जानते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होता है, इसलिए इसका भी फॉर्मेट क्या है ये पढ़ना हमें जरूरी है। इसके बाद इंड AS ऑन मेजरमेंट बेस्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, जिसमें इंड AS 8, 10 और 113, ठीक है ना। अब ये 113 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंड AS का जो बेस है वो सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू पर है। सब कुछ इंड AS के अंदर फेयर वैल्यू से ही रिलेट किया जाता है, तो इसलिए इस स्टैंडर्ड का जो ऑब्जेक्टिविटी है और जो एप्लीकेशन है वो काफी ज्यादा है। सर इसके बाद हम आते हैं इंड AS ऑन इनकम स्टेटमेंट, जिसमें इंड AS 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स की बात की जाती है। अगेन ये अकेले ही 5 से 10% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। इसका मतलब कि ये इंड AS बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो हमें इसको बहुत डिटेल में और इसके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से क्रिएट करनी है। इसके बाद सेक्शन 3 की तरफ चलें तो इसकी वेटेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी 15 से 25%। और यहाँ पर हमारे पास जो AS हैं वो कौन कौन से हैं। सर सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर इंड AS 2 इन्वेंट्री से रिलेटेड है। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट है, हाईली टेस्टेबल टॉपिक है ये। अगेन लीजेस जो एक और इंपॉर्टेंट है टॉपिक। बोरिंग कॉस्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों सर ये सारे इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि ये बैलेंस शीट के अंदर होने वाले एसेट्स और लायबिलिटीज को मेजर करते हैं, तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी जो टेस्टेबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो पूरा का पूरा सेक्शन 3 जो कि आपका 15 से 25% मार्क्स अलॉटेड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो आइए इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पहले 3 जो मैंने बताया आपको ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये 3। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स, इंड AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं। फिर आता है हमारे पास एक इंड AS 105 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट में मैं काउंट कर रहा हूं। सर हो सकता है किसी को ये इंपॉर्टेंट ना लगे, बट जो पास्ट ट्रेंड में मैं देख रहा हूं FR के पेपरों में वो इंड AS 105 से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो वो किसी बड़े क्वेश्चन का हिस्सा बना के पूछ लिया जाता है या तो उस पर स्टैंड अलोन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमें इस बात से बिल्कुल भी नहीं हटना है कि अगर कोई टॉपिक अलाइड
और कॉन्सेप्ट्स के साथ टेस्ट किया जा रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस वहां पे खत्म नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए अगेन एक इंपॉर्टेंट इंडेस आ जाता है जो कि हमारे पास है एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स के ऊपर हमारे पास ये इंडेस 19 है, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड हमारे लिए है सर। इसके बाद इंडेस 37 प्रोविजंस कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ही डालूंगा। तो सर इस तरह तो काफी सारे स्टैंडर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा हाँ जी दोस्तों, कुछ लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट है और कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमको अपनी स्ट्रैटेजी इसी अकॉर्डिंग देनी है और इसीलिए जरूरी है कि हम ये देख पाए कि सर सेक्शन वाइज वेटेज कौन से सेक्शन को और कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अलॉट किया गया है, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं सर। इंडेस ऑन आइटम्स इंपैक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम टैक्सेस, ये डेफर्ड टैक्सेस के ट्रीटमेंट के ऊपर बात करता है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंडेस 21 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है सर। इसमें जनरली बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है ना, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बट इसको इंपॉर्टेंट की ही कैटेगरी में डाल रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले कुछ ऐसे इंडेसेस हैं जिनको मैं वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगराइज करने वाला हूं। इसके बाद इंडेस डिस्क्लोजर जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते हैं सर, हम जानते हैं कि नोट्स टू अकाउंट्स भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा माना जाता है और इसीलिए उन नोट्स और अकाउंट्स में जो हम डिस्क्लोजर देते हैं उसके ऊपर भी कुछ इंडेसेस हैं, जैसे कि इंडेस 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, इंडेस 33 अर्निंग्स पर शेयर जिसमें हम बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में बात करते हैं। इसके बाद इंडेस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स और अदर इंडेस जैसे कि इंडेस 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स, इंडेस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट्स। अब यहां पर ये जो 102 है ये अगेन एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड हमारे कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। अब एग्रीकल्चर वाला स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा आसान है, तो इसमें आपको हार्डली 1 से 2 घंटा लगेगा और आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। हमारे पास अब जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कौन सा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आपको इंडेस 32, इंडेस 109 और इंडेस 107 की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का स्कोप और डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट और इक्विटी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज का मेजरमेंट, फिर डेरिवेटिव्स और एम्बेडेड डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन और उसका रिप्रेजेंटेशन और उसका मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करी गई है। सर आप देख सकते हैं कि ये जो सेक्शन नंबर 5 है ये अकेले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 10 से 15% मार्क्स अलॉट किया जा रहा है। इसको वेटेज काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट दी गई है, ठीक है ना। चलिए सर इसके बाद इसमें हेज अकाउंटिंग और उसके डिस्क्लोजर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। सर कभी कभी एफआर के अंदर क्वेश्चंस डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर्स के ऊपर भी पूछे गए हैं, तो मैं आपसे इस बात पे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्लोजर्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा किसी भी स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है ना। चलिए सर आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 6 आ रहा है हमारा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वेटेज रख रहा है। ये कौन सा है, ग्रुप अकाउंटिंग। ग्रुप अकाउंटिंग में सबसे पहला है बिजनेस कॉम्बिनेशन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले कैटेगरी में आता है। इसके बाद हमारे पास कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसमें 110, 111, 27, 28 एंड 112, ठीक है ना। तो ये क्योंकि कई सारे स्टैंडर्ड्स का मेल है इसलिए अगेन ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बन जाता है, या मैं कहूं एक ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड बन जाता है, ठीक है ना। चलिए सर इसके बाद हमारा जो 7th सेक्शन है जिसमें 5 से 10% का ही वेटेज है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि इंडेस 101 में कवर किया गया है, तो आपको ये जरूर से पढ़ के जाना है। एमसीक्यू के नजरिए से ये स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डेट्स दी हुई हैं कि कौन सी टाइप ऑफ कंपनी को कब से इंडेस अप्लाई करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और इसी वजह से डेट्स के बीच में कंफ्यूजन होने की वजह से आईसीआई एमसीक्यू में इन क्वेश्चंस को फ्रेम करता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस, एथिक्स विद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये जो 2 टॉपिक्स हैं हमारे पास 7 and 8, टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटिंग एंड एथिक्स विद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गए हैं क्योंकि अब जो क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा वो कुछ इस प्रकार से किया जाएगा कि अगर एक प्रोविजन एक कंपनी ने गलत क्रिएट किया है या अनएथिकल है तो वहां पर आपको एथिकल गाइडलाइंस को देखते हुए अपने आंसर को फ्रेम करना है कि क्या एज पर एथिक्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ये कंपनी ठीक कर रही है या नहीं। तो इस वजह से मैं इसकी वेटेज को दरकिनार करते हुए इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल रहा हूं, और ये बहुत जरूरी है कि ये इग्नोर ना किया जाए। एफआर की बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए
हमारे पास जो कोर्सेज अवेलेबल हैं ग्रूमिंग एजुकेशन की जो वेबसाइट है उस पर आप जाकर अपने आप को ज़रूर से एनरोल भी करवा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको FR और AFM की सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको अवेलेबल हैं एट वेरी वेरी अफोर्डेबल रेट्स। तो आई मस्ट इंसिस्ट कि आप वहाँ पर जाइए, वेबसाइट को विजिट कीजिए और अपने आप को उन कोर्सेज में ज़रूर से एनरोल कीजिए। सर, जो दूसरा टॉपिक है हमारे सेक्शन 8 में, दैट इज टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटिंग। यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग की बात की जा रही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थ्योरी है, बट अगेन थ्योरी MCQ के दरवाजे कई सारे खोल देता है और इसलिए आपको इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सेक्शन वाइज वेटेज है वो हमारा कंप्लीट होता है। आप इन सभी बातों को अपने पास ज़रूर से नोट डाउन करिएगा क्योंकि आपकी FR की स्ट्रैटेजी में ये सेक्शन वाइज वेटेज ज़रूर से आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी। तो प्लीज लाइक द वीडियो और अपने फेलो CA फाइनल स्टूडेंट्स के साथ भी इस वीडियो का लिंक जरूर से शेयर करें। आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लें सो दैट हम जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशन तो आपको वो जरूर से मिलती रहे। विद दिस आई साइन ऑफ। मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।